जय श्री राम बच्चों। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काफिला तेरे पीछे भी होगा, तू अकेला चलना तो शुरू कर। सफलता की लड़ाई अकेले लड़ने पड़ती है दोस्तों, सैलाब तो बाद में उबरता है और जीत जाने के बाद पहचान बनती है। और कठिन परिश्रम और संघर्ष करने के बाद दुनिया आपको जानती है, दुनिया आपको पहचानती है। तो बच्चों, हमारे मध्यकाल के बारे में बात चल रही थी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में, पिछली यूट्यूब वीडियो में रजिया को दिल्ली के सुल्तान के पद पर बैठने के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के दिल्ली में बैठने के बारे में, और रजिया सुल्तान के बारे में जो एक बहुत योग्य शासिका होने के बावजूद भी, बहुत योग्य शासिका होने के बावजूद भी कुछ ही समय शासन कर सकी, क्योंकि जो पुरुष प्रधान समाज था उसे एक स्त्री को, रजिया को किसी भी तरह से यह स्वीकार नहीं था कि एक स्त्री उनके ऊपर शासन कर सके। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की। चलिए रजिया सुल्तान से हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। हमने बात करी थी कि तुर्कान शाह जो थी उसके प्रभाव और अवांछनीय आदेशों से प्रभावित होकर, आजिज होकर, परेशान होकर तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और शासन की बागडोर रजिया सुल्तान को सौंप दी। हमारी पिछली वीडियो में हम यहां तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे रजिया सुल्ताना की। नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई, नवंबर 1236 में। और रजिया का शासनकाल दोस्तों बहुत कम समय का रहा, बहुत अल्प शासनकाल, 1236 से 1239, मात्र 3 साल। रजिया सुल्तान का शासक मात्र 3 साल रहा। तो बच्चों, हुआ क्या? इल्तुतमिश ग्वालियर से वापस आता है और आकर अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ग्वालियर से वापस आकर इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। अब आपको मैं बता ही चुका था कि रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों से संघर्ष का सामना करना पड़ा, भाइयों से भी और तुर्क अमीरों से भी। वो केवल 3 वर्ष शासन कर पाती है, 1236 से 1239 तक वो शासन कर पाती है। देखिए बच्चों, दिल्ली में सुल्तान उपस्थित नहीं थे। दिल्ली में सुल्तान की उपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल कपड़े पहनकर, हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं कि लाल कपड़े न्याय का प्रतीक माना जाता था, लाल कपड़े न्याय का प्रतीक माना जाता था। रजिया क्या करती है दिल्ली में, जब दिल्ली में सुल्तान नहीं है तो वो उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर लाल कपड़े पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर, ठीक है, यानी न्याय की मांग करने जिस समय लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के समय लोगों के सामने उपस्थित हो जाती है, नमाज के अवसर पर, ठीक है। और वो बताती है शाह तुर्कान के अत्याचारों के बारे में। शाह तुर्कान बात कर चुके हैं, एक तुर्क दासी, ठीक है ना, जो सत्ता के ऊपर अपनी बागडोर संभाले हुए है। तो शाह तुर्कान के अत्याचारों के बारे में वो लोगों को बताती है और लोगों को भरोसा दिलाती है कि मैं शांति स्थापित करूंगी, ठीक है ना, न्याय स्थापित करूंगी, उत्तम व्यवस्था स्थापित करूंगी, शांति स्थापित करूंगी, न्याय स्थापित करूंगी, उत्तम व्यवस्था स्थापित करूंगी। नमाज के टाइम पर लाल कपड़े पहनकर वो उपस्थित हो जाती है। बच्चों, उसकी इस सुव्यवस्था स्थापित करने के वादे से सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। तुर्क अमीर प्रभावित हो जाते हैं, जनता प्रभावित हो जाती है। क्रुद्ध जनता पूरे के पूरे इकट्ठी होकर राजमहल पर आक्रमण कर देती है, और राजमहल पर आक्रमण करने के बाद जनता शाह तुर्कान को बंदी बना लेती है। जनता शाह तुर्कान को बंदी बना लेती है, ठीक है ना बच्चों। और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या किया रजिया ने? रजिया लाल कपड़े पहनने के नमाज के अवसर पर जनता के सामने इकट्ठी हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती है, जनता इकट्ठी हो जाती है। ये
पूरी की पूरी क्रुद्ध जनता राजमहल पर आक्रमण करके शाह तुर्कान को बंदी बना लेती है और रजिया को सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। 1236 में हमारी रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। चलिए अब इससे आगे की कुछ बातें। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर, सबसे पहले रजिया के राज्यकाल में, शासन काल में अब तुर्क सरदारों ने संघर्ष शुरू कर दिया। जो कभी तुर्क ए चहलगानी हुआ करते थे, जो तुर्क ए चहलगानी है या चालीसा दल है या चारगान दल है, हम बात कर चुके हैं तुर्क ए चहलगानी, चालीसा और चारगान, जो 40 वफादार तुर्क सरदारों का संगठन था। ठीक है ना बच्चों। अब रजिया क्या करती है, रजिया क्या करती है, रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है। ठीक है, रजिया ने अब पर्दा प्रथा त्याग दी, रजिया खुले मुंह से दरबार आने लगती है। ठीक है ना बच्चों। रजिया क्या करती है, काबा और कुलाहा ये पहनना शुरू कर देती है। क्या करना शुरू कर देती है, काबा और कुल्हा पहनना शुरू कर देती है। मैं आपको बता दूं, काबा को कोट कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, काबा को कोट कहा जाता है और कुल्हा को कहा जाता था टोपी। आप लोगों ने रजिया की फोटो देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी, तो आपने देखा होगा रजिया टोपी लगाए रहती है। तो काबा और टोपी पहनना रजिया ने शुरू कर दिया और उसने अपने चेहरे पर जो स्त्रियां नकाब रखती हैं या चेहरे को कवर रखती हैं वो उसने हटाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और ये शासनकाल संभालने के लिए खुले मुंह से दरबार आने लगी। अब बच्चों, जो वजीर निजाम उल्क जुनैदी थे, वजीर निजाम उल जुनैदी, समझ पा रहे हो मेरे बच्चों, वजीर निजाम उल जुनैदी जो है उन्होंने रजिया की गद्दी नशीनी का या राज्य पर, शासन पर, सत्ता पर आरोहण का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि वो सुल्तान बने। ठीक है ना बच्चों। अब तुर्क अमीर जो है उन्हें इस बात पर गुस्सा आ गया कि यार ये तो नारी सुलभ जो शील है, जो नारियों का गहना है, जो नारियों का आप अपने आप को आवरण में रखना है, ये तो इन सब चीजों की त्याग कर रही है। और दूसरी बात, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था याकूत खान। याकूत खान, मैं आगे चल के सारी बातें दोबारा से बताऊंगा। याकूत खान नामक एक व्यक्ति थे जो कि अबिसीनिया के अमीर थे। अबिसीनिया के अमीर थे। ठीक है, लोगों को, अमीरों को ऐसा लगने लगा कि इनके साथ इसकी ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही हैं और ये उनके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो रही है। अब क्या होता है, लाहौर और सरहिंद में बच्चों विद्रोह भड़क जाता है। लाहौर और सरहिंद में क्या होता है, विद्रोह भड़क जाता है। और अमीर इसकी क्यों विरोध करने लगे, उनको क्या लगने लगा, एक गैर तुर्क याकूत खान अबसीनिया का जो अमीर है वो इसके साथ बहुत नजदीकी हो रही है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हुआ क्या कि बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी इसके सामने आने लगी। लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क हो गया और उसने अपनी खुद की सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। रजिया ने अपनी सेना के साथ लाहौर पर आक्रमण कर दिया। वो सरहिंद की तरफ जा रही थी, लेकिन उसी समय जो उसका खुद का खेमा है उसके अंदर विद्रोह भड़क गया। ठीक है ना। सरहिंद की, क्या बोला मैंने, सरहिंद की तरफ जब वो जा रही थी तो उसके खेमे में विद्रोह भड़क गया। बच्चों, याकूत खान की हत्या कर दी गई। आगे बढ़े, याकूत खान की हत्या कर दी गई। याकूत खान की हत्या कर दी गई बच्चों। और तबरहिंद नामक स्थान पर रजिया को, तबरहिंद मैं आपको बताऊं भटिंडा के पास पड़ता है। ठीक है, याकूत खान की हत्या कर दी गई और तबरहिंद नामक स्थान पर रजिया को बना लिया गया बंदी। ठीक है, रजिया को तबरहिंद नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया। अब बंदी बनाने वाला कौन है, बंदी बनाने वाला व्यक्ति है अल्तुनिया। बंदी बनाने वाला व्यक्ति कौन है,
अल्तुनिया, ठीक है, ठीक, बंदी बनाने वाला बंदा है अल्तुनिया। अब क्या होता है कि रजिया थोड़ी सी साठ गांठ कर लेती है, रजिया अल्तुनिया से बातचीत शुरू कर देती है। अल्तुनिया की और इसकी दोस्ती यारी इतनी अच्छी हो जाती है कि ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है, और जब शादी कर ली तो फिर एक बार इसके पास ताकत आ जाती है, ठीक है ना। अब शादी के बाद, अल्तुनिया से शादी के बाद, ये दिल्ली को फिर से जीतने की एक कोशिश और करती है दोस्तों, लेकिन ये बेचारी असफल हो जाती है। दिल्ली को जीतने की इसकी कोशिश असफल हो जाती है। दोबारा से सुन लो, अल्तुनिया ने इसको बंदी बना लिया, अल्तुनिया से दोस्ती हो जाती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि ये अल्तुनिया से विवाह कर लेती है, और फिर ये दोबारा से दिल्ली को जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये असफल हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। बहुत बहादुरी से लड़ती है लेकिन नहीं जीत पाती। अब होता क्या है, अब कैथल के पास, कैथल हरियाणा, कैथल के पास, हरियाणा के पास होता क्या है, कुछ डकैत, कुछ डाकू इस बेचारी की हत्या कर देते हैं। और तारीख क्या है, 13 अक्टूबर 1240। 13 अक्टूबर 1240 को, 13 अक्टूबर 1240 को वो दुखद घड़ी आती है, जिस दुखद घड़ी में रजिया की हत्या कर दी जाती है कैथल के पास कुछ डाकुओं के द्वारा। इस प्रकार से एक भारत की महिला शासिका का अंत होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये मैंने लगभग ओरली बता दी। अब थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलते हैं, थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। आइए थोड़ा थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं क्योंकि वो सारा हौच पौच हुआ। अब देखिए, रजिया को तुर्की अमीरों ने 1236 में सुल्तान बनाया। कब बनाया, 1236 में रजिया को सुल्तान बनाया, ठीक, रजिया को। और पहली मुस्लिम शासिका जिसने शासन की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से संभाली। प्रत्यक्ष में इसलिए कह रहा हूं, प्रत्यक्ष में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले शाह तुर्कान अप्रत्यक्ष रूप से चला रही है। शाह तुर्कान अप्रत्यक्ष रूप से चला चुकी थी, ये प्रत्यक्ष रूप से मालिक बनी है हमारे दिल्ली की, ठीक है ना। मैंने आपको बताया अभी, उसको चोगा भी कहते हैं काबा को। इसने चोगा यानी काबा, और कुल्हा यानी टोपी। इसने कुल्हा यानी टोपी पहनकर दरबार में आना शुरू किया, ठीक है ना बच्चों। पहली ऐसी महिला बनी जो ये शासिका थी, ठीक है ना, शासिका, पहली तुर्क महिला शासिका है ये। चोगा काबा पहन कर आ रही है, खुले मुंह से दरबार आ रही है, ठीक है ना। लेकिन इसको स्त्री होने के कारण विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। इसको स्त्री होने के कारण विरोधों का सामना कर रहा है, लेकिन बच्चों कूटनीतिक है ये लड़की, ये स्त्री, इसने दरबारियों के विरोध को आसानी से दबा दिया। अब ये क्या करती है, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, नाम सुन लो, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, ठीक है ना। कुछ नई चीजें भी आप लोगों को पता चलेंगी। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को अमीर हाजिब बनाती है। क्या बनाती है, अमीर हाजिब, यानी पद दे देती है। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को क्या बना देती है, अमीर हाजिब बना देती है। और मैंने तुम्हें बताया था ना, अबसीनिया के एक अमीर थे जिससे इसकी दोस्ती यारी बढ़िया वाली चल गई थी, लोगों ने इल्जाम लगाया, ठीक है ना। तो इसने अबसीनिया के जो अमीर थे, अबसीनिया के जो अमीर थे, याकूत नाम बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, याकूत, दोस्ती बन गई थी इससे, ठीक है ना। अबसीनिया के एक जो व्यक्ति थे, जमालुद्दीन याकूत, या खाली याकूत भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और इनको इसने क्या बनाया, अमीर ए आखुर। इसको क्या पद दिया, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, यानी घुड़सवारों का सरदार। अमीर आखुर का मतलब क्या होता था पद का, घुड़सवारों का सरदार या घोड़ों का सरदार, ऐसे लिख लो, बहुत लंबी जगह ना लिखकर, ठीक है ना। घोड़ों का सरदार बना दिया,
किसको? अमीर आखुर को, ठीक है ना। और इससे इसकी ज्यादा नजदीकियां शुरू हो गई, ठीक है ना। अब भैया ये हैं अबसीनिया के, और तुर्क सरदारों को अब गुस्सा आ गया और उन्होंने लगभग विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये तो गैर तुर्कों को ऊंचे पद पर बिठा रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्तुनिया से इसने शादी कर ली थी, इसने अल्तुनिया से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था, ठीक है ना बच्चों, निकाह कर लिया था। लेकिन उससे पहले जब ये अमीर आखुर घोड़ों का सरदार बनाया, इससे नजदीकियां बढ़ने लगी, तो इससे सारे के सारे अमीर लोग उसके खिलाफ हो गए। और जब उसके खिलाफ हो गए तो उन्होंने रजिया को बंदी बना लिया था। अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी, रजिया को बंदी बना लिया। और दिल्ली की गद्दी पर रजिया के बाद जो शासन करेंगे वो होंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है। कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया के बाद आएंगे। और मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि विद्रोह के बाद क्या होता है, ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है। वो अल्तुनिया जिसने इसको गिरफ्तार किया था, वो अल्तुनिया जिसने इसको गिरफ्तार किया था। और अल्तुनिया से शादी करने के बाद 1240 में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी जाती है। कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। तो बच्चों, एक योग्य शासिका केवल इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकी, उसका शासनकाल, उसका कार्यकाल लंबा नहीं रह सका, क्योंकि वो स्त्री थी, क्योंकि लोगों को उसकी स्त्री सुलभ शीलता चाहिए थी, उसका खुले मुंह से दरबार आना, उसका किसी गैर तुर्क के साथ नजदीकियां बढ़ाना वहां के अमीरों को, तुर्क सरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो एक योग्य शासिका का अंत इस तरह से होता है। आइए थोड़े से विजुअल्स देखते हैं, चित्रों की कहानी, हमारी रजिया सुल्तान, ठीक है बच्चों। उस समय की वास्तविक फोटो तो है नहीं। रजिया ने पद प्रथा को त्याग दिया, पर्दा प्रथा को, रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, ठीक है। पुरुषों के समान कोट और कुल्हा, टोपी, ठीक है, कोट और कुल्हा पहनकर आने लगी और शासन कार्य संभालने लगी, खुले मुंह से दरबार आने लगी, ठीक है। तुर्कों ने उस पर नारी सुलभशील का त्याग करने का आरोप लगाया और याकूत खान नामक एक अमीर से उसकी नजदीकियां किसी को भी पसंद नहीं आई और उसके ऊपर ज्यादा मेहरबान होने का आरोप लगाया गया, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, रजिया बहुत बहादुरी से, एक सेकंड देखिए, शायद एक स्लाइड निकल गई है, चेक कर लेते हैं। टेक्निकल चीजें हो जाता है इनमें, एक सेकंड। चलिए, याकूत खान की हत्या करके रजिया को तबर हिंद में बंदी बना लिया। आपको बता दिया है मैंने, तबर हिंद में बंदी बना लिया। और रजिया ने अपने को बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया से शादी कर ली थी और आगे चलकर फिर इस अल्तुनिया के साथ दोबारा से ये प्रयत्न करेगी दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की गद्दी हासिल करने की, लेकिन सफल नहीं हो सकेगी। अल्तुनिया को बंदी बना लिया और रजिया बहुत बहादुरी से लड़ेगी, लेकिन पराजित हो जाएगी और भटिंडा की ओर वापस लौटते हुए, ठीक है, कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 को इस योग्य शासिका की हत्या कर दी जाएगी और यह दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। आज मुझे लग रहा है पैनल बोर्ड हमारे भैया जी नाराज हैं, ठीक है, 2 स्लाइड एक साथ आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अब बच्चों रजिया के बाद आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिनका शासन है 1240 से
मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिनका शासन काल है 1240 से 1242, ये भी अल्पकाल के लिए आते हैं। रजिया के बाद 1240 में बहराम शाह सुल्तान बनते हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों तक शासन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बेचारे नाम मात्र के सुल्तान हैं। असली संचालन कौन कर रहा है? चालीसा तुर्क चहलगानी चारगान। तो अब हम शुरू करते हैं अपने मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में अब हम बात करते हैं। 1240 से 1242 तक का मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल है। चलिए बच्चों, रजिया के बाद सुल्तान बनते हैं बहराम शाह। ठीक, आपको बताया 1240 इनका शासनकाल है, लेकिन राज्य की वास्तविक शक्ति को कौन चलाएगा? चालीसा। ठीक है, वास्तविक शक्ति कौन चलाएगा? किसके हाथों में है? चालीसा के, तुर्के चहलगानी के, चारगान के। ठीक है, लेकिन चलिए, शासक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए तुर्क अमीरों ने एक पद बनाया जिसका नाम था नायब ए ममलिकात। ठीक है, तुर्की अमीरों ने एक पद बनाया जिस पद का नाम था नायक ममलिकात। इसको आप संरक्षक लिख सकते हो। संरक्षक होते हैं गार्जन, संरक्षक होते हैं गार्जन जो बच्चों के ऊपर बैठकर अपना सपोर्ट देते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। नायब ममलिकात यानी संरक्षक का पद बनाया, और इस संरक्षक के पद पर बना दिया किसको? ऐतगीन को। ठीक है, संरक्षक के पद पर ऐतगीन को बहाल कर दिया गया, लेकिन ऐतगीन की लोकप्रियता बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दी। ठीक, तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी गले की दिक्कत हो गई मुझे लगता है। नायब ममलिकात का पद बनाया, संरक्षक का पद बनाया ऐतगीन, उस पर ऐतगीन को बहाल कर दिया गया और उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से भयभीत होकर बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दी। ऐतगीन की हत्या के बाद बदरुद्दीन सुंकर रूसी ठीक है बच्चों, ऐतगीन की हत्या के बाद बदरुद्दीन सुंकर रूसी ने नायब के अधिकार प्राप्त कर लिए। अब नायब कौन बन गया? ये बन गया, नायब के अधिकार प्राप्त कर लिए बच्चों। ठीक है ना। इसने कोशिश करी कि ये बहराम शाह को मार दे, लेकिन ये बेचारा किसी षड्यंत्र में खुद ही मारा चला गया। 1241 में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। 1241 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया लाहौर पर, और 1241 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया 13 मई 1242। तारीख याद रखना, 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। यानी रजिया के बाद, गला बैठ गया भाई रजिया के बाद अगले शासक जो थे उनकी हत्या कर दी गई बहराम शाह की। अब इनके बाद जो अगले शासक आते हैं वो हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम है भैया? अलाउद्दीन मसूद शाह। शासन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब ममलिकात यानी संरक्षक का पद बनाया और उस पर ऐतगीन को बहाल कर दिया। सॉरी बच्चों, गले को दिक्कत चल रही है इसलिए पानी पी लेते हैं। नायब ममलिकात का पद बनाया और उस पर ऐतगीन को बहाल कर दिया। ऐतगीन की हत्या के बाद बदरुद्दीन सुंकर रूमी ने नायब के अधिकार प्राप्त कर लिए। आपको सब लिखवा दिया गया है, सारे नोट्स बना दिए गए हैं। इसकी
पिक ले लो या नोट्स बना लो। थोड़ा सा स्लाइड्स पता नहीं क्यों रोटेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, एक साथ 3-4 स्लाइड बढ़ रही हैं। ठीक है, कुछ पास हो गई हैं स्लाइड। चलिए अब क्या कर सकते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह की, क्योंकि भैया जी बहराम शाह को मारा जा चुका है। अब अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल होता है 1242 से 1246, मात्र 4 साल। अब तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, धड़ाधड़ मामला चल रहा है। अब कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बचा। 1242 से 1246, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासनकाल है वो 1242 से 1246 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था। ठीक है बच्चों, अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था। और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश जिसे अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है, उसका था पोता। ठीक है, किसका? इल्तुतमिश का पोता, फिरोज शाह का बेटा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा और इल्तुतमिश का पोता। दुर्बल शासक, अयोग्य शासक, नाम मात्र का शासक। दुर्बल शासक, अयोग्य शासक, नाम मात्र का शासक। कौन शासक? अलाउद्दीन मसूद शाह। शासनकाल 1242 से 1246। ठीक है ना, आगे बढ़े बच्चों। 1242 से 1246 अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा और इल्तुतमिश का पोता था। ये एक दुर्बल व्यक्ति था, ये एक अयोग्य व्यक्ति था। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसके शासनकाल में, किसके? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में कुतुबुद्दीन हसन नामक व्यक्ति को नायब बनाया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में कुतुबुद्दीन हसन को नायब बनाया गया। कुतुबुद्दीन हसन को क्या बना दिया गया? नायब का पद दे दिया गया दोस्तों। किसका पद दे दिया गया? नायब का पद दे दिया गया। और जो अबू बकर नामक व्यक्ति थे, अबू बकर नामक व्यक्ति जो थे, इन भाई साहब को बना दिया गया वजीर। इन भाई साहब को बना दिया गया वजीर। और अब एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, जिसका नाम है बलबन। बलबन को झांसी नहीं, हांसी का इक्ता दे दिया। बलबन को कहां का इक्ता दे दिया? बलबन को कहां का इक्ता दे दिया? हांसी का इक्ता दे दिया। इक्ता के बारे में बात की जा चुकी है। इक्ता होती थी भूमि यानी जमीन, और जिसको दी जाती थी उसे कहा जाता था इक्तेदार। ठीक है ना, याद होगा। बलबन को हांसी का इक्ता दे दिया गया और शासन की जो वास्तविक सत्ता थी वो वजीर, ये जो है ना तुम्हारे, जो वास्तविक सत्ता आ गई इसके हाथ में, वास्तविक सत्ता आ गई। ठीक है, चलो बच्चों, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ गई? मुहाजुद्दीन। अजीब अजीब से नाम होते हैं इनके। मुहाजुद्दीन के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई। ठीक है, मुहाजुद्दीन के नाम में इनकी वास्तविक सत्ता आ गई। ठीक है बेटा, अब इससे हम आगे बात करते हैं। ये कहां का था? ये भाई साहब थे तजाकिस्तान के गैर तुर्क। ठीक है, मुहाजुद्दीन। ठीक है, बोल के देखना एक बार, अच्छे से मजा आएगा। मुहाजुद्दीन। ठीक है बच्चों, तो इन मुहाजुद्दीन के हाथों में जो वास्तविक सत्ता आ गई, ये कहां के थे? ये भाई साहब तजाकिस्तान के गैर तुर्क थे। ये भाई साहब तजाकिस्तान के थे गैर तुर्क। और भैया गैर तुर्क होने का मतलब तो फिर सीधा सीधा लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे करके ये बन गया बलबन का प्रमुख व्यक्ति, ये बलबन का खास आदमी बन गया। ठीक है ना, और जब ये बलबन का खास आदमी बन गया तो बलबन ने मसूद शाह को कैद कर लिया और वहीं पर मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। बलबन ने मसूद शाह को
कैद कर लिया, बलबन ने मसूद शाह को कैद कर लिया और भैया इनकी हो गई मृत्यु। तो भैया जी ये भी गए, ये भी गए, ठीक है ना बच्चों। तो अब इनके बाद जो नए शासक आएंगे वो आएंगे नसरुद्दीन महमूद। बेचारे बड़े पाक साफ आदमी, बहुत बेहतरीन आदमी, ठीक है, पवित्र आदमी। तो बलबन ने मसूद शाह को कैद कर लिया और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे नसरुद्दीन महमूद की। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? बहुत फास्ट खींचना मुझे इसलिए पड़ता है दोस्तों क्योंकि बहुत लंबा काल है और मेरी प्लानिंग बहुत लंबी चल रही है, तुम लोगों को लॉन्ग टर्म तक काफी सारी चीजें कवर कराने की। तो चलिए बच्चों, अब भैया धीरे धीरे बलबन सबसे प्रमुख व्यक्ति बन जाते हैं और भैया जी बलबन षड्यंत्र करके मसूद शाह को गद्दी से हटा देते हैं, कैद कर लेते हैं और जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब नए शासक आते हैं हमारे नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया और नसरुद्दीन ने अपने राज्य की समस्त शक्ति, देखिए बलबन ही तो इन्हें सुल्तान बना रहा है। तो ये बलबन भाई साहब जो है नसरुद्दीन, ठीक है ना, नसरुद्दीन भी अपनी समस्त शक्तियां किसको सौंप देते हैं? बलबन को सौंप देते हैं। ठीक है, कब बने हैं ये भाई जी? ये भैया जी कब बने हैं सुल्तान? 1246 में सुल्तान बने हैं, ठीक है ना। लेकिन कितने बेहतरीन व्यक्ति हैं ये, बेचारे टोपी सिल सिल कर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए सल्तनत काल का वो सुल्तान, सल्तनत काल का वो सुल्तान जो टोपी सिल सिल कर गुजारा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाने वाला। तो भैया नसरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद बेचारा टोपी सिल सिल कर गुजारा चलाया करता था, ठीक है, अपने खर्चे के पैसे टोपी सिल सिल कर चलाया करता था गुजारा। अब बलबन क्या करता है, ठीक है ना, बलबन ने क्या किया? नसरुद्दीन महमूद की शादी अपनी बेटी के साथ कर दी। बलबन ने क्या किया? नसरुद्दीन महमूद की शादी अपनी बेटी के साथ कर दी। कब कर दी? 1249 में कर दी। ठीक है, बलबन ने नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी कर दी, ठीक है ना बेटा। और ये अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से की। ठीक है, बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दी। और ये शादी कब हुई है? 1249 में। कब हुई है भैया ये शादी? 1249 में हुई। और बलबन का असली नाम क्या है? बलबन का असली नाम है बहाउद्दीन। बलबन का असली नाम क्या है? बहाउद्दीन। कर लेना, ये क्लिक करते ही मिट जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लेना, ठीक है। दोबारा नोट्स बनाने में तो फिर बहुत लंबा होगा क्योंकि मुझे आज आपका ये वंश खत्म ही कराना है। तो बच्चों बलबन का असली नाम क्या है? बहाउद्दीन। और बलबन कौन है? बलबन कौन है? मैं चलो नोट्स वाले फॉर्म में ही लिखता हूं बच्चों, नोट्स वाले फॉर्म में ही लिखते हैं उसको, थोड़ा सा तुम लोगों को भी, चलिए नोट्स वाले फॉर्म में लिखता हूं। देखो नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद टोपियां सिल के गुजारा करता है बेचारा, टोपी सिलकर गुजारा करता है। बात हो चुकी है हमारी, ठीक है ना, टोपी सिलकर गुजारा करता है। बलबन अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देगा। शादी कब करेगा? शादी कब करेगा? शादी करेगा इसकी 1249 में। शादी कब करेगा? 1249 में अपनी बेटी की शादी इससे कर देगा। बलबन का असली नाम क्या होगा? बलबन का असली नाम
असली नाम बहाउद्दीन। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन। और बलबन है कौन? और बलबन है इल्तुतमिश का गुलाम। बलबन है कौन? इल्तुतमिश का गुलाम। ये सब गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम चलते चले जा रहे हैं। और नसरुद्दीन ने क्या करेगा? अपनी सारी ताकत किसको सौंप देगा? बलबन को। तो सत्ता का वास्तविक मालिक कौन? सत्ता का वास्तविक मालिक कौन? बलबन। ठीक है, क्योंकि वो बेचारा तो टोपी सिल के अपना काम चला रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े धर्मपरायण व्यक्ति हैं, धर्मपरायण व्यक्ति हैं, धर्म को मानते हैं। बच्चों, इतने धर्मपरायण व्यक्ति हैं कि वो कुरान की नकल कर करके उसको बेचते हैं। कुरान को नकल करके उसको बेचते हैं, टोपी सिलते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। अपनी आजीविका चलाने के लिए वो कुरान की नकल, धर्मपरायण व्यक्ति हैं, कुरान की नकल करके उसे बेचते थे। ठीक है, टोपी सिलते थे, बता दिया मैंने आप लोगों को, टोपी सिलते थे, कुरान की नकल करके वो अपनी आजीविका चलाते थे। बच्चों, हमारे भारतीय इतिहास में अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दरवेश राजा कौन थे, तो दरवेश राजा के नाम से जाने जाते हैं। ये किस नाम से? दरवेश राजा के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं भैया? नसरुद्दीन महमूद। टोपी सिलसिल कर ये काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 1246 को, 7 अक्टूबर 1246 को इनको भैया नसरुद्दीन जो है वो बलबन को उलूंग खां की उपाधि दे देते हैं। कौन सी उपाधि दे देते हैं? उलूंग खान की। किसकी उपाधि दे देते हैं? उलूंग खान की उपाधि दे देते हैं। और उनको क्या बना देते हैं? अमीर हाजिब बना देते हैं, अमीर हाजिब। अरे भैया, वास्तविक शासक तो बलबन ही है इस समय भी, अमीर हाजिब बना देते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे की बात करें, उम्मीद करता हूं मैं तुम लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। ये क्या बन गए हैं? अमीर हाजिब बन गए हैं। अब क्या है, देखो बच्चों, मिन्हास उल सिराज, मिन्हास उल सिराज नसरुद्दीन के शासनकाल में मुख्य काजी था। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वही मिन्हास उल सिराज जिसने लिखी थी तबकाते नासिरी, याद होगा। चलिए, मिन्हास उल सिराज, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नसरुद्दीन के काल में मुख्य काजी हैं। मिन्हास उल सिराज नसरुद्दीन के काल में मुख्य नाजी है। मैं आपको बता देता हूं इसने क्या लिखी थी, पहले पिछली वीडियो में देखना, तबकात ए नासिरी। याद करना, पिछली वीडियो को एक बार दोबारा से देखना। तबकाते नासिरी लिखी थी। और ये किसको समर्पित की गई है? इतिहास में बहुत पूछा जाने वाला मुख्य क्वेश्चन, तबकाते नासिरी किसको समर्पित की गई है? तबकाते नासिरी समर्पित की गई है नसरुद्दीन को। तबकाते नासिरी किसको समर्पित की गई है? नसरुद्दीन को समर्पित की है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, एक मंगोल आक्रमणकारी था जो नसरुद्दीन के काल में हम पर अटैक करेगा। एक मंगोल आक्रमणकारी जो नसरुद्दीन के काल में हम पर अटैक करेगा, उसका नाम है हलाकू। हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी इसके काल में अटैक करेगा। और बच्चों, नसरुद्दीन के काल में ही बलबन, नसरुद्दीन के काल में ही बलबन तुर्क ए चहलगानी का विनाश कर देगा। चहलगानी का विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। बलबन ने तुर्क के चहलगानी का विनाश कर दिया। लेकिन ये काल किसका था? नसरुद्दीन के काल में। ठीक है ना बच्चों? 1266 में ये बेचारे अल्लाह को प्यारे, 1266 में ये बेचारे अल्लाह को प्यारे, इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। और इनका कोई पुत्र ना होने के कारण इनके दामाद जी बलबन जी क्या बन जाते हैं? और क्या नाम है, सॉरी उल्टा बोल दिया, इनके ससुर जी बलबन जी क्या बन जाते हैं? क्या 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 बन जाते हैं?
राजा। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहां तक की बात आ गई, 1266 में इनकी मृत्यु हुई और अब सत्ता आ जाती है किसके हाथ में? सत्ता आ जाती है किसके हाथ में? बलबन के हाथ में। और दोस्तों यहां से शुरू होता है बलबनी वंश। अब हमारा जो वंश कहलाएगा बलबनी वंश कहलाएगा। ठीक, इससे आगे वाले को बलबनी वंश कहेंगे। ये काल है हमारा 1266 से 1290 तक का जो काल होगा, 1266 से 1290 तक का जो काल होगा, ठीक है, इस काल का नाम होगा बलबनी वंश। ठीक है, 1266 में नसरुद्दीन महमूद के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? बलबन। बलबन किस नाम से बैठता है? ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूम खान की उपाधि करके अमीर हाजिब बना दिया। ठीक है, अमीर हाजिब बना दिया। नसरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने तुर्क चहलगानी का विनाश किया। 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई। नसरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बलबन ही उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन ही उसका उत्तराधिकारी बना। ग्यासुद्दीन बलबन एक वीर योद्धा था। मंगोलों के आक्रमण से इसने दिल्ली की रक्षा करी। ग्यासुद्दीन बलबन एक वीर योद्धा था। मंगोलों के आक्रमण से इसने दिल्ली को बचाया। और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत मशहूर कवि जिनका नाम था अमीर खुसरो, और एक और थे अमीर हसन, वो इसी के दरबार में थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में थे? बलबन के दरबार में थे। ठीक है ना बच्चों? तो अब थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, इसने क्या किया? तुर्क ए चहलगानी का विनाश किया। किसने? बलबन ने तुर्क ए चहलगानी का विनाश कर दिया। ठीक है, बलबन ने कौन सी उपाधि धारण करी? बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि से सुशोभित किया। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण करी? जिल्ले इलाही की। अब हम यही पढ़ना, थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में बताते हैं। अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है ना बच्चों? आपको मैं बता दूं, ये जो अमीर खुसरो थे, ये इनका जन्म बदायूं के आसपास 1253 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1253 में। बहुत पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में। 1253 में इनका जन्म हुआ। इनका जो असली नाम था अमीर खुसरो का, वो था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन। बच्चों ये थे बहुत मशहूर सूफी संत थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन, आपने जरूर सुना होगा निजामुद्दीन औलिया का नाम। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? ठीक है, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। एक बात और, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। तूतीय हिंद, तूती ए हिंद, हिंद का तोता। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात, वाद्य यंत्र, सितार, तबला। बेटा जी, वाद्य यंत्र, सितार और तबला किसने बनाया? पहली बार किसने बनाया? इन्होंने बनाया। किसने बनाया? इन्होंने बनाया, अमीर खुसरो जी ने बनाया। और बच्चों ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के सबके दरबारों में रहे। बलबन से लेकर, ठीक है ना, तुगलक तक के, करेंगे इसके बारे में भी बाद में बात। बलबन से लेकर तुगलक तक के दिल्ली सुल्तान को में रहे। अच्छा बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात,
देखिए, तुर्कों का प्रभाव कम करना चाहता था बलबन। अब जब तुर्कों का प्रभाव कम करना चाहता था बलबन, तो बलबन ने अपने दरबार में सजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सुल्तान जिसने अपने दरबार में सजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करी, बलबन था। क्या सजदा? सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। सजदा क्या था? सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। मेरी अगली वीडियो मैथ्स की आएगी बच्चों, ठीक है? आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अपने बेहतरीन प्रयास जारी रखूंगा। तो बच्चों, सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सिर झुकाना क्या कहलाएगा? सजदा। और पांव को चूमना क्या कहलाएगा? पांव को चूमना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों पाबोस। पांव को चूमना क्या कहलाएगा? पाबोस। ये बच्चों, इसने ईरानी 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 परंपराओं को, इसने ईरानी परंपराओं को महत्व दिया, ठीक है ना? ईरानी परंपराओं को महत्व दिया। इसने नवरोज नामक उत्सव शुरू करवाया। नवरोज नामक उत्सव शुरू करवाया। किसकी बात चल रही है? बलबन की बात चल रही है, ठीक है ना? कौन सा उत्सव शुरू करवाया? नवरोज उत्सव शुरू कराया। मैं आपको बता दूं, ये नवरोज उत्सव जो है, ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित था भैया। नवरोज उत्सव फारसी रीति रिवाज पर आधारित होता है, ठीक है? नवरोज उत्सव फारसी रीति रिवाज पर आधारित होता है। बच्चों, बलबन के खिलाफ विद्रोह किया एक व्यक्ति ने, वो थे बंगाल के तुगरिल बेग। बंगाल के तुगरिल बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन इतना कट्टर शासक था, इसने चलाई अपने शत्रुओं को मारने के लिए जो नीति चलाई, कठोर नीति चलाई, और उस कठोर नीति का नाम रखा लौह और रक्त। लौह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड। लौह और रक्त की नीति बलबन ने चलाई। अपने शत्रुओं को बिल्कुल ना छोड़ना, जीरो टॉलरेंस, कोई भी जरा सी भी रहम नहीं, ठीक है ना? अब बच्चों, 1286 में क्या होता है? इसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है, इसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद। मोहम्मद, ये मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है। मंगोलों से युद्ध में मारा जाता है, ठीक है? तो बच्चों, मैंने बताया लौह और रक्त की नीति चलाई, ठीक है? अब 1286 में अपने इस बच्चे की सदमे के कारण 80 साल की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु हो जाती है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, एक बात और महत्वपूर्ण है बच्चों, एक ईरान के हीरो हुआ करते थे जिनका नाम था अफरसियाब। ईरान के हीरो हुआ करते थे जिनका नाम था अफरसियाब, ठीक है ना बेटा? ये बंदा अपने आप को अफरसियाब का, बलबन जो है अपने आप को अफरसियाब का वंशज कहता था, वंशज कहता था ये अफरसियाब का अपने आप को। और बच्चों, अपने आप को ये ऊंचा उठाने की कोशिश करता था। इसने कई जगह इस तरह के विवरण लिखे हैं कि जब मैं किसी नीची जाति के व्यक्ति को देखने लगता हूं तो मेरी भुजाएं फड़कने लगती हैं, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आते नीची जाति के लोग, क्योंकि ये अपने आप को अफरसियाब का वंशज साबित करना चाहता था और अपने आप को ऊंची जाति का व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहता था। बच्चों, एक बात और, बलबन जो था, इसके शासन का आधार थे कुरान के नियम। बलबन के शासन का आधार थे कुरान के नियम। बलबन के शासन का आधार
कुरान के नियम थे बच्चों। और बलबन ने दीवान ए विजारत की स्थापना की थी, एक विभाग बनाया था। विभाग जो इसने मुख्य मुख्य बनाए कौन कौन से? दीवान ए विजारत। बलबन ने दीवान ए विजारत नामक विभाग बनाया बच्चों। और एक और विभाग इसने बनाया, ठीक है। बलबन ने दीवान ए विजारत बनाया और बलबन ने दीवान ए बरीद भी, दीवान ए बरीद भी बनाया। दीवान ए बरीद नामक विभाग भी बनाया और दीवान ए, ठीक है, ये विभाग इसने बनाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इससे आगे की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको बताई दी। मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप को बहुत जो क्या नाम है अफरसियाब, उनका वंशज घोषित करना चाहता था, ठीक है ना। और बहुत सारी जगह इसने लिखा है कि जब मैं नीच कुल में व्यक्ति को, पैदा हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में से अंगारे फूटने लगते हैं, मेरी भुजाएं फड़कने लगती हैं, क्रोध से मेरा हाथ ऐसे निकल आता है कि मैं उसको मार दूंगा और मेरी तलवार पर मेरा हाथ चला जाता है। ठीक है ना बच्चों। बलबन इतना लोकप्रिय शासक रहा बेटा। 1286 में जब इसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना, तो अमीर लोग इतने दुखी हुए कि कब्रिस्तान तक रोते रोते गए और 40 दिन तक उन्होंने इसकी मृत्यु का बहुत बुरी तरह से शोक मनाया। जमीन पर लेटे और सही मायने में जितना भी वो दुखी हो सकते थे उतना दुख उन्होंने प्रकट किया बलबन की मृत्यु पर। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बेटा मेरी मजबूरी है कि हमें इसे खत्म करना है। अब हम थोड़ा सा बलबन के बारे में देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, थोड़ा सा विजुअल्स देख लें। ठीक, हमने इस बारे में बात करी। खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। सितार और तबले का आविष्कार, सितार और तबले का आविष्कार इन्होंने किया, ठीक है ना। ठीक, ये मोहम्मद तुगलक तक के काल में, बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के काल में ये दिल्ली के दरबारों की शोभा बढ़ाते रहे। इस बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बलबन का बड़ा बेटा मंगोल सेना से लड़ते हुए मारा गया था, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। बलबन की मृत्यु 80 साल की उम्र में हो गई थी अपने बेटे के दुख के कारण, ठीक है बच्चों। चलिए, बलबन ने दिल्ली के आसपास बने मेवाती डाकुओं का दमन किया था, ये लिख लीजिए। बलबन ने अपने आसपास बने मेवाती, ठीक है, मेवाती डाकुओं का दमन किया था। बलबन ने दीवाने बरीद बनाया, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक, ये सारी चीजें हमारी हो गई। दीवाने विजारत बनाया, मैंने अभी अभी बताया था। दीवाने अर्ज बता दिया मैंने आप लोगों को, दीवाने अर्ज, ठीक है। ठीक, अब सुल्तान की मृत्यु के बाद अमीर दोबारा से सक्रिय हो गए, ठीक है। उन लोगों ने क्या खुसरो को मुल्तान भेज दिया और उसके स्थान पर बुगरा खान के बेटे कैकुकाबाद को सुल्तान घोषित कर दिया। अब हमारे अगले सुल्तान होते हैं मुइजुद्दीन। अब हमारे अगले सुल्तान होते हैं मुइजुद्दीन कैकुबाद। बस बिल्कुल अब गुलाम वंश अंतिम समाप्ति पर है। 1287 से 1290 तक, 1287 से 1290 तक मुइजुद्दीन कैकुबाद, ठीक है ना। सुल्तान की मृत्यु के बाद अमीर फिर से सक्रिय हो चुके और उन्होंने इनको मुल्तान भेज दिया और उसके स्थान पर बुगरा खान के बेटे कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और इसको सुल्तान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने। इसको सुल्तान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? मलिक फखरुद्दीन ने। इसको सुल्तान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई मलिक फखरुद्दीन ने, जो कि कौन था? दिल्ली का कोतवाल था। बच्चों, जिस समय ये राजा बना कैकुबाद, उस समय इसकी आयु केवल 17 साल थी। इसकी आयु केवल 17 साल थी और इसका जो पालन पोषण किया था ये बलबन का पोता था, पोता। इसकी जो पालन पोषण किया वो बलबन ने किया। इसका पालन पोषण किसके साथ में हुआ, किसके संरक्षण में हुआ? बलबन के संरक्षण में हुआ कैकुबाद का। ठीक है बच्चों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक,
हाँ तो बच्चों क्याकुबाबाद के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। अब क्याकुबाबाद के बारे में मैंने आपको बताया कि अल्प आयु का बालक है, अल्प आयु का बालक है, ठीक है ना, एक विशाल सेना का स्वामी बन गया। अब जब एक अल्पायु का बालक विशाल सेना का स्वामी बन गया तो उसकी दबी हुई इच्छाएं उमड़ पड़ी बच्चों। शराब, स्त्री पर प्रसंग और विलासिता इसके जीवन में आ गई। शराब, स्त्री, विलासिता इसके जीवन में शामिल हो गई, ठीक है ना। और जब इसके जीवन में इस तरह की बातें शामिल हो गई तो जैसा राजा वैसी प्रजा, इसके दरबारियों ने भी इसका अनुसरण कर दिया। इसके दरबारियों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो सुल्तान जी थे वो थोड़े कट्टर व्यक्ति थे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी तरह की इस तरह की गलत बात कर दें। अब इनकी जो राज्य की असली शक्ति थी वो दिल्ली के कोतवाल जो थे उसके दामाद थे, उसका नाम था निजामुद्दीन नामक एक चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में चली गई, ठीक है ना। राज्य की शक्ति दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन नामक चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में चली गई और क्याकुबाबाद क्या बन गया? क्याकुबाबाद बन गया उसके हाथों की कठपुतली। और अब मंगोल कर देते हैं आक्रमण, मंगोल कर देते हैं आक्रमण, ठीक है। अब मंगोल कर देते हैं आक्रमण, ठीक, मंगोलों ने बच्चों आक्रमण कर दिया। अच्छा अब एक बात और, अब ये इसके जो पिताजी थे, क्याकुबाबाद के जो पिताजी थे उनका नाम था बुगरा खान। क्याकुबाबाद के पिताजी का नाम क्या था? बुगरा खान, ठीक है, बुगरा खान। ये क्या थे? जब बलबन था तो ये बलबन के समय से ही बंगाल की सूबेदारी करते हुए आए थे। बलबन के समय से क्या थे? बंगाल के सूबेदार थे ये, ठीक। बुगरा खान क्या थे? बंगाल के सूबेदार थे, ठीक है बच्चों। और एक बार परिस्थिति ऐसी आई, एक बार परिस्थिति ऐसी आई कि इनके दोनों बाप बेटों के बीच में युद्ध की नौबत आ गई, युद्ध की नौबत आ गई। और बच्चों लेकिन कुछ स्वामी भक्त सेवकों के प्रभाव से पिता पुत्र में समझौता हो गया। जबकि एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि दोनों पिता पुत्र के बीच में युद्ध की नौबत आने वाली थी, लेकिन कुछ समझदार लोगों के कारण पिता पुत्र में समझौता हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहां तक की बात हम कर चुके हैं क्याकुबाबाद की। अब बच्चों जो तुर्की अमीर थे वो खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे, जलालुद्दीन के शत्रु थे, ठीक है। इसलिए इसके कुछ समय के बाद क्या होता है? क्याकुबाबाद को लकवा मार जाता है, फालिश यानी पैरालिसिस, ठीक। अब क्या होता है? क्याकुबाबाद को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है। इसलिए जो तुर्की के अमीर हैं वो इसके बेटे को, जो मात्र 3-4 साल का शिशु है, जो मात्र 3-4 साल का शिशु है, इसके बेटे को जो मात्र 3-4 साल का शिशु है दिल्ली की गद्दी पर बिठा देते हैं। और उस शिशु का नाम क्या है? शमशुद्दीन कैमूर्स। क्या नाम है उस शिशु का? शमशुद्दीन कैमूर्स, ठीक है ना बच्चों। अब होता क्या है? ये बिल्कुल अंत है आपके गुलाम वंश का, 1290 की बात चलती है, शमशुद्दीन कैमूर्स 1290 की बात। अब तुर्की के अमीर क्याकुबाबाद के नाबालिग बेटे, नाबालिग तो छोड़ो बल्कि बहुत कम अवस्था के बच्चों को, जो शिशु की अवस्था में है, ठीक है ना, इसको कैमूर्स को गद्दी पर बिठा देते हैं और इसका संरक्षक बन जाता है जलालुद्दीन, इसका संरक्षक बन जाता है जलालुद्दीन, ठीक है, इसका संरक्षक बन जाता है जलालुद्दीन। और 3 महीने के बाद कैमूर को बंदी बना देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और जलालुद्दीन बन जाता है दिल्ली का सुल्तान। और इस तरह से आपके गुलाम वंश का अंत होता है, ठीक है ना। इलबरी तुर्क शासन का शासन समाप्त होता है और अब यहां से पड़ेगी खिलजी वंश की नींव। अगली वीडियो में मैं आपके सामने खिलजी वंश को लेकर आऊंगा। तो बच्चों
बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि तूफानों में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में कभी ताश का घर नहीं बनता, और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं संवरता। और दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्तों, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। और न हार में न जीत में, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही ये भी सही। कोई कुछ भी बोले मैं एक बार नहीं मानूंगा, हो कुछ भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो मेरे बच्चों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन अनुसार, ठीक है ना, आप लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, करके अपना सपोर्ट बनाइए। अगली वीडियो में हम लोग मैथ्स के साथ मिलेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे खिलजी वंश। जय श्री राम, जय हिंद बच्चों।